गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे सुन पा रहे हैं सब बच्चे? यस सर। हाँ बेटा, लास्ट टाइम मुझे बताओ क्या क्या हो गया था। आवाज लो आ रही है। स्लो आ रही है। क्या मेरी आवाज सबको क्लियर नहीं आ रही? सर बहुत स्लो आ रही है। अगर बेटा अपने वहां पे शायद आपके स्पीकर्स की वॉल्यूम कम ना हो। क्या बाकियों को सर समझ में आ यहाँ रही पे भी कम आ रही है। है? कम आ रही है। क्या अब क्लियर आ रही है बेटा? सर अभी नहीं आ रही। सर सही आ रही है सर। अब सही है। अब सर सही मुझे है। भी सही आ रही है। एक मिनट, वो ठीक कर रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। हाँ अब बताओ। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, लास्ट टाइम हमने कौन सा टॉपिक खत्म किया था? सर यूनिट वेक्टर्स। कंपोनेंट्स किया था। कंपोनेंट्स यूनिट वेक्टर में लिखना सीखा था। यस सर। एडिशन यूजिंग कंपोनेंट्स कर लिया था। यस सर। यस सर। ये वाला क्वेश्चन किया था। यस सर। यस सर कर लिया था। बढ़िया। चलो जरा एक और चीज देखें। हमने ये भी समझ लिया था कि कंपोनेंट्स की हेल्प से ऐड करने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। फिर हमने कंपोनेंट से एडिशन भी सीख लिया था। मैंने आपको यहाँ पे आर एक्स और आर वाई का मतलब बताया था। यस सर, रिजल्टेंट इन एक्स एंड रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन। बिल्कुल, आर एक्स एंड आर वाई निकाल कर फिर हम काम करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? नो सर। चलो अब बात करते हैं कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। देखो भाई, हमारे ये बहुत काम आएगा, लॉज ऑफ मोशन में ये बहुत काम आएगा बैलेंस करने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास 10 वेक्टर्स हैं, टोटल मेरे को 10 डिफरेंट वेक्टर्स दे रखे हैं, डिफरेंट वेक्टर्स, और मुझे बता रखा है कि उन सब का जो रिजल्टेंट है वो जीरो है, रिजल्टेंट जीरो है, और कुछ अननोन है उसमें जो मुझे निकालने हैं चीजें या कंडीशन ड्राइव करनी है। तो पहले इसके बारे में समझे भी, रिजल्टेंट जीरो से हम क्या चीज विजुलाइज कर सकते हैं। मैंने क्या किया, उन वेक्टर्स को ऐड करना स्टार्ट किया, और ऐड करना स्टार्ट किया कंपोनेंट मेथड से। यानी कि इन 10 वेक्टर से मैंने उसके 20 कंपोनेंट्स बना दिए। हर वेक्टर के 2 कंपोनेंट, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग, तो 10 के 20 बन गए। मैक्सिमम 20 बन सकते हैं अगर कोई भी वेक्टर एक्स या वाई में नहीं है तो। यस सर। ठीक है, जब 20 बन गए तो फिर मैंने देखा भी एक्स डायरेक्शन में 10 नजर आ रहे हैं, कुछ इधर कुछ इधर, और वाई डायरेक्शन में भी 10 नजर आ रहे हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे। फिर मैंने एक्स को सॉल्व करके निकाला आर एक्स, और वाई को सॉल्व करके निकाला आर वाई। जब आर एक्स और आर वाई मिल गया तो मैं कह सकता हूं कि अगर आर एक्स आर वाई है तो रिजल्टेंट जो होगा वो अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर होना चाहिए। हाँ या ना? यस सर। क्योंकि आर एक्स तो आता है एक्स डायरेक्शन में, आर वाई आता है वाई डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट जो मिलेगा वो तो यही मिलेगा। लेकिन मुझे दे रखा था कि रिजल्टेंट जीरो है, इसका मतलब ये जीरो के इक्वल होगा, जिसे मैं अंडर रूट हटाकर या स्क्वायरिंग करके मैं कह सकता हूं कि आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो होगा। अब ये बताओ, ये चीज जीरो यानी कि ये एक्सप्रेशन जीरो कब कब हो सकता है? जब Rx और Ry दोनों जीरो। जब आर एक्स और आर वाई दोनों जीरो हो, और ये सिर्फ तभी पॉसिबल है व्हेन आर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड आर वाई इक्वल टू जीरो। दोनों जीरो होंगे तभी पॉसिबल है, अदरवाइज कभी पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
Yes, sir. नेगेटिव हो पॉजिटिव हो नहीं चलेगा, सिर्फ जीरो और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स का सम जीरो आ रहा है तो सिर्फ एक ही कंडीशन आती है कि दोनों जीरो हों, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव नंबर। स्क्वायर का मतलब होता है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब या तो पॉजिटिव या जीरो। स्क्वायर, किसी का स्क्वायर नेगेटिव तो आ नहीं सकता, किसी रियल नंबर का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव आ नहीं सकता, तो ये दोनों नेगेटिव तो हो नहीं सकते, और इनका सम जीरो है तो ये दोनों ही जीरो होंगे तभी पॉसिबल है। तो ये बेसिक कंडीशन ध्यान रखनी है कि अगर कुछ वेक्टर्स का वेक्टर सम जीरो दे रखा है, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन भी जीरो हो और रिजल्टेंट इन वाई डायरेक्शन भी जीरो हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात क्लियर? सर एक क्वेश्चन आया था टेस्ट में जिसमें लिखा था कि 5 वेक्टर्स हैं, सबके बीच में एंगल सेम है, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा? हाँ, ये कैसे होगा? ये तो 5 वेक्टर्स हैं, को प्लेनर हैं, सबके मैग्नीट्यूड सेम है और सब किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक जैसा आ रहा है कॉन्जुगेटिव वेक्टर्स के बीच में, तो उनका रिजल्टेंट आता है जीरो। सर मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताया था, बस इतना बताया था 5 वेक्टर्स हैं, सबके बीच में एंगल सेम है। नहीं, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है बेटा, अदरवाइज नहीं हो सकता। 5 वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लिखा होना चाहिए उसमें। वो क्यों है मैं भी समझा दूंगा थोड़ी देर में, वैसे आपको आना चाहिए फिर भी बता दूंगा अभी मैं। क्या ये क्लियर है? ये अपने पास नोट कर लो, रिजल्टेंट जीरो की कंडीशन, आर एक्स इक्वल टू जीरो एंड आर वाई इक्वल टू जीरो, ये जीरो रिजल्टेंट की कंडीशन है। अब इसका यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे जरा वो भी देखते हैं। इस पेज को हटा दूं? Yes. देखो भाई, एक क्वेश्चन हमारे पास आया, फाइंड ए एंड बी इफ द सम ऑफ गिवन वेक्टर्स इज जीरो। यहां फिगर में 3 वेक्टर्स दिखा रखे हैं, एक राइट डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड b है, एक डाउनवर्ड मैग्नीट्यूड 10, एक इस तरफ इंक्लाइंड है 30 डिग्री विद वर्टिकल एक्सिस जिसका मैग्नीट्यूड a है, और मुझे a और b निकालना है और कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ गिवन वेक्टर्स इज जीरो। अगर सम जीरो है तो मैं कहूंगा कि आर एक्स जीरो होना चाहिए और आर वाई भी जीरो होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। कह सकता हूं ऐसा? यस सर। यहां देखो, अब इस फिगर में कहीं भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन नहीं कर रखी, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिफाइन करना हमारी मर्जी है, हम कैसे मर्जी कर सकते हैं। कुछ इस तरह से करते हैं कि हमें काम करना आसान हो, कम से कम वेक्टर्स को रिजॉल्व करना पड़े। तो मैंने क्या किया, इसको मान लिया एक्स एक्सिस और इसे मान लिया वाई एक्सिस। किसी को भी मान सकते हो लेकिन परपेंडिकुलर होनी जरूरी है, ऐसा नहीं कि 30 डिग्री पे मान ली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 90 डिग्री पे होंगी, कहां लेनी है वो आपकी चॉइस। मैंने ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले ली, तो ये वाला वेक्टर ऑलरेडी एक्स में है, मुझे कुछ नहीं करना। ये 10 ऑलरेडी वाई के अलोंग है, इसे भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस वेक्टर को देखें तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा a cos 30 और लेफ्ट में आएगा a sin 30। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अब देखो, पहली कंडीशन मैं यूज करता हूं आर एक्स इक्वल टू जीरो। दो तरीके हैं निकालने के, या तो मैं निकालूं पहले आर एक्स आएगा b माइनस ए साइन 30 डिग्री, इसी को लिखूंगा रिजल्टेंट इन एक्स डायरेक्शन। बी राइट में है, लेफ्ट में है एक साइन 30, तो रिजल्टेंट ये आएगा। और फिर इसको है बेटा, उल्टा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते थे। मैं लिखता एक्चुअली, जब हम आर एक्स लिखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का रिजल्टेंट लिखते हैं। ठीक है सर। कोशिश, क्योंकि वो क्लियर हो जाता है कि हम पॉजिटिव एक्स में ले रहे हैं। नेगेटिव में आएगा तो बता देंगे भी उल्टी डायरेक्शन में। अगर हमने कोई जर्नलाइज नहीं किया, ऐसे कुछ भी लिखते रहे, तो फिर हमें इस डायरेक्शन का आइडिया नहीं मिलेगा। लेकिन हम इसका यूज भी नहीं करेंगे, हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि मुझे पता है कि एक्स डायरेक्शन में रिजल्टेंट जीरो है और एक्स डायरेक्शन में मुझे एक वेक्टर राइट में एक लेफ्ट में नजर आ रहा है। जीरो तो तब होगा जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। यस सर। तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा b इज इक्वल्स टू a साइन 30। मैं क्यों ऐसे लिखकर जीरो से इक्वेट करके फिर a साइन 30 को उधर ले जाऊं,
डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं। यस सर। यस सर। ऐसे ही अगर आर वाई इक्वल टू 0 की कंडीशन यूज करूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए, आप बताओ। 10 is a cos 30। A cos 30 minus A minus A- B 10 माइनस बी कहां से आ गया, so -10 -10, या इक्वल टू 10 लिख दूं तो भी चल जाएगा इस इक्वेशन के लिए। भाई a cos 30 -10 को मुझे 0 से इक्वेट करना है, तो मैंने लिख दिया भाई a cos 30 10 के बराबर होगा तो इस डायरेक्शन का रिजल्टेंट 0, तो डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। तो जिस डायरेक्शन में आपको वेक्टर्स को बैलेंस करना है, मींस नेट 0 करना है, तो राइट वालों को लेफ्ट से इक्वेट कर दो, अपवर्ड को डाउनवर्ड से इक्वेट कर दो, 0 हो जाएगा। ये Rx इक्वल टू 0 से ये इक्वेशन मिली, Ry इक्वल टू 0 से ये इक्वेशन मिली। तो देखो भाई, दो इक्वेशन और दो ही अननोन, सॉल्व कर सकते हैं। yes sir. सेकेंड इक्वेशन से डायरेक्ट मिल रहा है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो a की वैल्यू मिल गई 20/√3, और ये Yes, वैल्यू sir. मैं यहां पुट करूंगा तो b मिल जाएगा मुझे 10/√3। जो मेरे से पूछा गया था वो आंसर मुझे मिल गए। कैसे सॉल्व किया ये क्लियर है? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, हटा दूं इसको? यस सर। साथ साथ नोट्स बना रहे हो कि नहीं? यस सर, बना रहे कई हैं। बच्चे मुझे पेन हिलते हुए नजर नहीं आ रहे, वो खाली बैठे हैं ऐसी, ऐसा तो नहीं है? ये सब चीजें आपके नोटबुक में होनी चाहिए, एग्जांपल्स भी, सॉल्यूशंस भी। चलो जी नेक्स्ट देखें। इफ द सम ऑफ गिवन वेक्टर्स इज 0, फिर से दे रखा है कि गिवन वेक्टर्स का सम 0 है, फाइंड ए एंड थीटा। फिगर में देखो ये ए और ये थीटा निकालना है। इसके अलावा दो वेक्टर्स और दे रखे हैं 5, 5, 60 डिग्री के एंगल पर। तो पहला काम यही करें कि रिजॉल्व कर लें। मैं एक नई फिगर बना देता हूं क्योंकि इससे मुझे एक चीज और समझानी है आपको। ये मैंने मान ली एक्स एक्सिस, ये मान ली वाई एक्सिस। देखिए भाई एक एक करके, ये वेक्टर 5 का इधर, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं। 5 का कंपोनेंट इधर आएगा, 5 cos 60, cos 60 होता है हाफ, तो बच गया 5/2। ऊपर आएगा 5 sin 60, यानी कि 5 √3/2। 5 को रिजॉल्व कर दिया। इस a को रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा a cos थीटा और नीचे की तरफ आएगा a sin थीटा। देख लो मैंने सब वेक्टर्स को ठीक ठाक कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, कहीं कोई गलती तो नहीं की, चेक कर लो भाई। सब ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या, मुझे दे रखा है कि वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 है, मींस Rx 0 होना चाहिए। Rx में देखूं तो राइट डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं, 5 और 5/2 मैग्नीट्यूड के, और लेफ्ट डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है a cos थीटा, मींस a cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5 + 5/2, 15/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं Ry इक्वल टू 0 से। y डायरेक्शन में देखें, एक ऊपर है एक नीचे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए तभी तो नेट 0 आएगा। मींस a sin थीटा की वैल्यू मिल गई मुझे 5 √3/2, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक तो सब क्लियर? यस सर। अब दो इक्वेशंस और दो ही अननोन, सॉल्व कर सकते हैं। फिर इनको डिवाइड करके tan थीटा की Yes. वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, इनको डिवाइड करके मैं थीटा निकाल सकता हूं। सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, a कट जाएगा, tan थीटा की वैल्यू ये आएगी 5 √3/2 डिवाइडेड बाय 15/2, जो यहां जाएगा। ये 2 कैंसिल, 5 से कैंसिल किया 3, √3/3 मतलब 1/√3, तो tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1/√3, मींस थीटा की वैल्यू थीटा मिल इज गई इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री। थीटा तो मिल गया 30 डिग्री। अब ए भी निकालना है, तो ए कैसे निकालूं? किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। भाई यहां तो थीटा हमारा नॉन वैल्यू आ गई, तो मैं पुट कर सकता हूं।
बाई चांस अगर ऐसा होता कि यहां पे tan थीटा की वैल्यू 2 आ जाती या √5/3 आ जाती, कुछ ऑर्बिट आ जाती जो हमें पता ही नहीं कि उसके कोरोस्पोंडिंग थीटा कितना है, तो मैं पुट करके तो नहीं निकाल सकता था, लंबा काम हो जाता। तो मैं क्या करता, सर tan इनवर्स में डाल देते हैं। tan इनवर्स में अगर मैं डाल भी दूं तो मैं सिंप्लीफाई करके ए कैसे निकालूंगा, ट्रिगो और ट्रिगो इनवर्स को साथ साथ कभी नहीं छोड़ना। वो ट्रिगो इनवर्स में सीखोगे कि कैसे हटाना होता है इसको। लेकिन यहां पे एक तरीका है जो याद रखना है, जब भी आपको a cos थीटा और a sin थीटा की वैल्यू मिले, थीटा निकालने के लिए तो मैं डिवाइड कर दूंगा, a एलिमिनेट हो जाएगा। अब मुझे अगर a निकालना है तो मुझे थीटा को एलिमिनेट करना है। यस सर। और थीटा को एलिमिनेट करने का सबसे आसान तरीका है, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर दो। a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐड करूंगा अगर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा में, तो a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यस सर। और कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है। यस सर। यस सर। यानी कि थीटा हट जाएगा। ये क्वेश्चन तो आसान था कि भाई थीटा निकल गया 30 डिग्री, पुट कर दो आंसर आ जाएगा ए का। बाई चांस नहीं आया तो दूसरा मेथड क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा भाई हमें, इधर तो आ जाएगा a स्क्वायर, इधर आ जाएगा 225, 15 का स्क्वायर 225 ही होता है ना, बाय 4 प्लस 25 3 75/4 मींस 300/4 मतलब 75। तो a की वैल्यू आ गई √75 मतलब 5√3, यानी कि a मिल गया 5√3 और एंगल मिल गया 30 डिग्री, बी ऑप्शन मिल गया। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। लेकिन अब एक चीज और देखो, नॉर्मल क्वेश्चन में तो मैं यही करता जो मैंने किया है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान था कि मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। अब लॉजिकली इसको सोचो, इन 3 वेक्टर्स का वेक्टर सम 0 दे रखा है और मुझे a और थीटा निकालना है। ध्यान से देखो, इन 3 में से ये 2 वेक्टर्स जो हैं ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। यस सर। और इनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है और मुझे यह भी पता है कि इन तीनों का सम 0 है। इसका मतलब इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें इसको ऐड करूंगा तो आंसर 0 आएगा। यस सर। और इन दोनों का रिजल्टेंट तो मैं फट से निकाल सकता हूं, मेरे पास रिजल्ट है। बिल्कुल 5 इनका रिजल्टेंट आएगा 5√3 का, और किधर 30 डिग्री पे आएगा, दोनों इक्वल हैं। यस यस सर। सर। और ये हट गए, इनकी जगह पे इनका सम आ गया। अब इसका और इसका रिजल्टेंट 0 कैसे हो सकता है? अरे ये अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए तभी हो सकता है। यानी कि ये थीटा की वैल्यू कंफर्म 30 डिग्री और इस ए की वैल्यू कितनी 5√3। तो देखते ही हो गया क्वेश्चन मेरा। ये सब क्यों कर रहा हूं मैं? क्या ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ये लॉजिक इसमें लग गया, हर बार नहीं लगेगा। अगर ऐसी कंडीशन ना होती, ये 5 होता, ये कुछ और होता, 8 होता, तो मुझे यही काम करना पड़ता। तो ये तो मुझे आना ही चाहिए। लेकिन जिन क्वेश्चन में ये शॉर्टकट लग सकते हैं, अप्लाई करो। टाइम सेव करना भी बहुत जरूरी है। क्या ये बात क्लियर? यस सर। दोनों मेथड समझ में आ रहे हैं? यस सर। किसी को इस क्वेश्चन में कुछ पूछना हो? डीपीपी सब कर रहे हैं? यस सर। अभी तक किस किस के कुछ डीपीपी पेंडिंग हैं, वो अपना नाम बताएं। शुभम। क्यों पेंडिंग है भाई? कोई डीपीपी पेंडिंग नहीं छोड़ना, सेम डे कंप्लीट करना है उसे। यस सर। वरना गड़बड़ हो जाएगी, फिर सीख नहीं पाओगे ढंग से जो सीखना चाहिए। बिना प्रैक्टिस के कभी नहीं होगा। थ्योरी समझ में आ गई ठीक है, एग्जांपल समझ में आ गई ठीक है, लेकिन जब तक खुद हाथ से करके नहीं देखोगे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो वो बहुत जरूरी है डीपीपी को अटेम्प्ट करना बेटा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर।
यस सर। आगे क्वेश्चन शायद थ्योरी होगी, एक क्वेश्चन और आ गया, चलो इसे भी देख लेते हैं। इसी से समझ में आएगा जो आपने एक क्वेश्चन पूछा था, किसने पूछा था मेरे से क्वेश्चन? सोहम ने। यस सर। वो 5 वेक्टर वाला। हाँ सर। हाँ, जरा पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखो, फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। दो वेक्टर्स मुझे दे रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में, ए ए, इनका रिजल्ट कितना होगा? 0। 0। अगर, और ये एक ही प्लेन पे हैं, यहां पे एंगल 180 डिग्री और यहां पे एंगल 180 डिग्री का होगा। यस सर। अगर मैं 2 की जगह 3 वेक्टर्स ले लूं, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम और तीनों एक ही प्लेन पर हैं, एक ही प्लेन पर, और इस तीनों में ये सिमेट्रिकल है, मींस 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच में एंगल 120 का ही बन रहा है। टोटल 360 के एंगल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यस सर। ये क्वेश्चन इसी का है। इन तीनों का वेक्टर सम 0 आएगा, यस सर। क्योंकि अगर ए और ए मैग्नीट्यूड के 2 वेक्टर 120 पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट भी ए आता है, और वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट आएगा, क्योंकि वो 60 डिग्री पे जाएगा, तो 60 प्लस 120 180 मींस वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इन तीनों का वेक्टर सम 0 आ जाएगा। यस सर। 3 की बजाय अगर मैं 4 ले लूं, कोप्लेनर इक्वल मैग्नीट्यूड के और एक जैसे एंगल पर, यानी कि 90 90 90 90 सभी का मैग्नीट्यूड ए का, इन चारों का सम क्या होगा? 0। इसको ये कैंसिल कर देगा, इसको ये कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। मैं 6 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5 6, और सबके बीच में एंगल इक्वल, तो 360/6 60 डिग्री बनेगा। ये सारे एंगल 60 डिग्री के, इन सब का रिजल्टेंट क्या आएगा? ये तो हम लॉजिकली कह पा रहे हैं। इसी फंडे को ध्यान रखना है, मैंने 5 वाला दिखाया नहीं था, लेकिन 5 वाला भी रिजल्ट 0 आता है। 2 3 4 5 सभी के मैग्नीट्यूड्स इक्वल और हर 2 कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल 72 डिग्री का। 360 डिग्री को हमने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, रिजल्ट 0। यानी कि इसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं कि अगर मेरे को n कोप्लेनर वेक्टर्स दे रखे हैं, कैसे? n कोप्लेनर वेक्टर्स of equal magnitude and angle between 2 consecutive vectors is 2π/n, तो उनका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट must be 0। ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है। एंगल मैंने बताया 2π/n, या रेडियन में, डिग्री में कहोगे तो 360 डिग्री/n कह दो। क्या ये क्लियर? यस सर। तो जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया था वो ये वाला था। रिपीट कर दो, है बेटा? साइड में लिखा है वो रिपीट कर दो। साइड में जो लिखा है, दैट इज n कोप्लेनर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड एंगल बिटवीन 2 consecutive vectors is 2π/n, then resultant must be 0. Resultant all those vectors must be 0. ठीक है? जैसे यहां पे 2 थे या 3 4 5 6, मैंने जनरलाइज कर दिया, n ले लो, लेकिन n सारे कोप्लेनर हैं, सबके मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल एक जैसा आ रहा है, यानी कि 360 डिग्री को 2π रेडियंस को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, तो उन सब वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा 0।
इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन 12th में भी काम आती है। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो इसका यूज होगा बेटा। क्या ये क्लियर? यस सर। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 3 forces of equal magnitude and making an angle of 120 degree with each other act on a body, show that the resultant force is 0। अब इसको आप कंपोनेंट वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, उससे करके देख लेते हैं भाई। क्या स्पेस है हमारे पास? नहीं, तो हम एक शीट इंसर्ट कर देते हैं इसमें। देखो भाई, क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, एक इधर, एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री और 120 डिग्री का, तीनों के मैग्नीट्यूड मैंने ए मान लिए। मुझे प्रूव करना है कि इनका रिजल्टेंट 0 है। एक लॉजिक तो बता ही दिया मैंने आपको कि इनका रिजल्टेंट ए का आएगा, इसके अपोजिट तो 0 हो जाएगा। कंपोनेंट वाले मेथड से देखें, ये मान लिया मैंने एक्स एक्सिस और ये मान ली वाई एक्सिस। ठीक, रिजॉल्व करें कंपोनेंट्स में। चलो ये ले लेते हैं। ये ए तो ऐसा ही रहेगा, इसे तो कुछ चेंज करना नहीं। इस ए के लिए देखें, ये 120 का एंगल है तो ये एंगल 30 डिग्री का होगा, 90 + 30। इस ए का कंपोनेंट ऊपर आएगा a cos 30, a cos 30 मतलब √3/2 a, और इधर a sin 30 मतलब a/2। ये a हट गया। इस a को भी रिजॉल्व करना है, ये भी 120, तो ये एंगल 30 डिग्री। इस तरफ आएगा a cos 30 √3/2 a, और इस तरफ आएगा a sin 30 मींस a/2, ये भी हट गया। अब जरा y डायरेक्शन में देखो, ऊपर √3/2 a, नीचे भी √3/2 a, तो RY 0 हो गया। यस सर। एक्स में देखो, राइट में a और लेफ्ट में 2a/2 के, तो ये 2a/2 ऐड होके लेफ्ट में a बना देंगे। यस सर, इसका भी 0। लेफ्ट में a, राइट में a, तो RX भी 0 हो गया। जब RX RY दोनों 0, तो मैं कह सकता हूं कि रिजल्टेंट 0 आ रहा है। ये हमने कंपोनेंट की हेल्प से प्रूफ कर दिया। नॉर्मल लॉजिक से तो वैसे ही हो रहा था। क्या ये क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है? ये फंडे भी समझ में आ रहे हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, जल्दी से मुझे इसका आंसर भेजो। 2 क्वेश्चन है इस पार्ट में बेटा, इनके आंसर्स जल्दी निकालो। 3 वेक्टर शो कर रखे हैं डायग्राम में। नीचे की तरफ एक वेक्टर है 10 मैग्नीट्यूड का, 10 न्यूटन। राइट में उसे OB ही कह रखा है। इस तरफ OC कह रखा है, एंगल 45 डिग्री का, और गिवन है कि इन 3 वेक्टर्स का सम 0 है। आपको OA और OB का मैग्नीट्यूड OB और OC का मैग्नीट्यूड निकालना है। एक तरीका तो है कंपोनेंट में रिजॉल्व करके, एक लॉजिक ढूंढ के भी कर सकते हो इसको फटाफट। क्या कोई आंसर मिला? यस सर सर। 5√2। OB का आ रहा है 5√2, तो मेरे 10 आ रहा है। एक 10 बता रहा है, एक 5√2। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? 10। और B पार्ट का? अच्छा, इसका 5√2 किसका आया था? देखे कहां बेटा, कैसे किया था आपने? C को रिजॉल्व किया पहले। मैं OC को C, OB को B लिख दूं अगर, तो यहां पे इसका कंपोनेंट आएगा, देखो इस तरफ तो आ गया B,
नीचे आ गया 10, ये तो ऐसे ही है। c को रिजॉल्व करूंगा तो इधर आएगा c sin 45, c बाय रूट 2, इधर आएगा c बाय रूट 2। कंपोनेंट्स ऐसे बन जाएंगे। Yes, sir. अब आपको रिजल्ट 0 करना है तो c बाय रूट 2 इज इक्वल टू b, x डायरेक्शन से। y डायरेक्शन से c बाय रूट 2 इज इक्वल टू 10। हाँ या ना? देख, c बाय रूट 2 की वैल्यू 10 आ रही है, जो मैं यहां पुट करूं तो इससे मुझे b तो मिल गया 10 और c मिल गया 10 रूट 2। तो b आ रहा है 10 और c आ रहा है 10 रूट 2। कैसे आए आंसर? क्लियर है? यस सर। ये तो हमने मैथमेटिकली Yes, पूरा प्रोसेस करके किया, लेकिन इसको लॉजिकली सोचे जरा, ध्यान से समझना बेटा इस चीज को। जो अब तक फंडे पड़े हैं वही काम आ रहे हैं, उन्हीं को सबको दिमाग में रखना है। बार बार रिवाइज करोगे तो हमेशा दिमाग में रहेंगी चीजें। वो यहां देखो, इन तीनों का सम 0 है, तो मुझे एक लॉजिक समझ में आता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली इसके अपोजिट होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट 0 आ सकता है। यस सर। इसके अपोजिट, अरे ये तो 45 डिग्री पे है, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आना चाहिए। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट उनके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होता है। कब? जब दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो। यस सर। ये 10 का है तो समझ में आ गया भाई, ये भी 10 का ही होगा, तभी आ सकता है। क्या ये बात क्लियर? यस यानी सर। कि इस सिंपल लॉजिक से मुझे b तो मिल गया 10। अब देखो, ये भी पता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट इसके बराबर होना चाहिए। अरे इन दोनों का रिजल्टेंट 10 और 10 अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्टेंट तो 10 रूट 2 का होगा। तो c कितना होना चाहिए? 10 रूट 2 का। मुझे किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि b 10 और c 10 रूट 2 होगा। आंसर मिल गए, मुझे ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या ये लॉजिक क्लियर है? तो इस तरह की चीजें अगर नजर आती हैं तो फटाफट करें, कैलकुलेशन में टाइम खराब ना करें। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? आदर्श, कुछ पूछना है बेटा? आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है आदर्श, कुछ पूछना है बेटा आदर्श? सर। ठीक बेटा, सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलो बढ़िया, आगे आ जाओ। लेकिन ये सब मेरे पढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। आपके हाथ से क्वेश्चन सॉल्व होंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आप समझ पाएंगे चीजों को कैसे अप्लाई करना है। डीपीपी मॉड्यूल जरूर करने हैं बेटा, और मॉड्यूल तो जब करोगे करोगे, लेकिन डीपीपी तो कभी नहीं छोड़ना। आ जाओ भाई आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आई कैप जे कैप में है। हमने अभी तक जो सीखा था, जब मैंने आपको एडिशन सिखाया था, एडिशन यूजिंग कंपोनेंट्स, तो मैंने एक तो डायग्राम में बना के दिखाया था और एक मेथड और बताया था भी, उनको आई कैप जे कैप में लिखकर फिर ऐड सब्ट्रैक्ट जो करना कर दो। बताया था ऐसा? यस सर। कर डालो इस क्वेश्चन को फटाफट, जल्दी से सोचो कैसे करना है इसे। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ है। हाँ मुझे याद आ गया, इसमें ना यहां पर प्लस है, ये प्लस है बेटा, ठीक कर लेना इसको। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आ रहा है। एक बच्चे ने तो बताया भाई बी ऑप्शन, बाकी क्या कह रहे हैं? बी, एक और बी मिला। सब बच्चे अपना आंसर बताएं, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। कोमल क्या आंसर आ रहा है बेटा?
सर नहीं समझ आ रहा है। नहीं, देख ए वेक्टर दे रखा है, क्या अभी तक का पहले का पोर्शन समझ में आया? हाँ सर। ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, पहले तो आपको निकालना है ए प्लस बी। जब ये वेक्टर मिल जाएगा तभी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हो। पहले तो ये वेक्टर निकाल लें, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे दोनों दे रखे हैं, आई को आई से, जे को जे से ही ट्रीट करेंगे, जैसे डायग्राम में कर रहे थे वैसे यहां कर देंगे। आई को आई से देखूं तो 4i प्लस 6i 10i कैप बन गया, ये बन गया -5j कैप, यानी कि एडिशन करने पे मुझे ये वेक्टर मिल गया। अब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और इस वेक्टर की डायरेक्शन भी चाहिए, तो मैंने क्या किया भाई, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूं, √10 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू √125, 25 5 जा मीन्स 5√5 आ गया। क्या ये क्लियर हुआ कोमल? यस सर। अब देख, डायरेक्शन के लिए वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन बेटर है कि आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इसको ड्रॉ कर लो, तो आपके लिए सोचना आसान हो जाता है। ये कह रहा है 10i कैप, यानी कि i कैप में चलना है 10 और -5j कैप, यानी कि नीचे जाना है 5, यानी कि वेक्टर जो मेरे को दे रखा है वो वेक्टर ऐसा होगा। यस सर। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का √2 मैंने ऑलरेडी निकाल लिया। डायरेक्शन के लिए मैंने मान लिया भाई ये वाला एंगल सपोज थीटा का है, तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/10 मतलब 1/2 आएगी, यानी कि थीटा क्या मिल गया, tan इनवर्स ऑफ 1/2, यानी कि एंगल आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 1/2 विद x एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, या मैं कह सकता हूं इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दोनों आंसर ठीक है, लेकिन इसने कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो भाई कह सकते हैं कि बी आंसर बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है मुझे इसमें। क्या ये बात क्लियर? यस सर। अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप में मिल जाए तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैं दोनों डिफाइन कर सकता हूं, मुझे इसे ड्रॉ करके एनालाइज करना है उसको बस। क्या ये क्लियर? यस सर। यस सर। बाकियों को भी क्लियर हो रहा है बेटा? यस सर। चलो देखें कितना क्लियर हुआ, जरा इसे करके बताओ फिर। अच्छा, एक बच्चे ने ना चैट पे एक क्वेश्चन भेजा था टेलीग्राम ग्रुप में, वो वेलोसिटी चेंज वाला, किसका डाउट था वो? सर दीपशिखा। देख जरा उसको, वो क्वेश्चन आप कैसे सोच रहे हो, उसमें एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, वो बहुत जगह काम आएगा वो कॉन्सेप्ट, वो भी समझ लो। अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो, एक पेन और चाहिए, मैं एक पेन लेकर आऊं एक। जरा एक चीज समझो बेटा, मान लो ये दो लाइंस हैं या ऐसी दो वायर्स हैं, स्ट्रेट वायर्स, सॉरी बेटा, ये दो वायर्स हैं, मैंने इनको ऐसे 90 डिग्री पे वेल्ड कर दिया, यहां से वेल्डिंग कर दी, यानी कि इनके बीच में एंगल मैंने 90 डिग्री फिक्स कर दिया। अब मैं इसको जहां मर्जी रख दूं उठा के, वेल्डिंग बनी हुई है, एंगल तो चेंज होगा नहीं। एक सिचुएशन देखो कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ठीक है, वेल्डिंग हो चुकी है, मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को जो अब एल शेप में आ चुका है, इसको पकड़ के मैंने थीटा रोटेट किया, यानी कि ये वाली लाइन थीटा रोटेट कर दी। जब ये थीटा रोटेट करेगी तो ये भी थीटा रोटेट कर जाएगी। यस सर। यस सर। ठीक, यानी कि एक लाइन का एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का एंगल वर्टिकल के साथ थीटा होगा। यस सर। ये याद रखना, ये बहुत काम आएगा। और दो लाइंस, अगर दो लाइंस के बीच में, इस तरह से विजुलाइज करो इस चीज को भाई, एक लाइन ये और एक लाइन ये, इन दो लाइंस के बीच में एंगल सपोज थीटा का है,
तो ये पहली लाइन के परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। Yes, sir. इसको इसी फिगर से मैच भी कर सकते हो। कैसे भाई? वो जो मैंने वेल्ड करके एल शेप बनाई थी, वो एल शेप ये वाली थी। पहले मैंने इसको घुमाया तो अब ये इधर आ गई और ये इधर, जितना ये घूमी उतना ही ये घूमी होगी। ठीक, तो एक सिंपल सा फंडा ध्यान रखना है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा होगा। पहली बात तो ये अपने पास अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो, बहुत जगह काम आएगा, बार बार भूल जाते हैं बच्चे। दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो दोनों के परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में भी एंगल थीटा ही होगा। आप नॉर्मली ज्योमेट्री से भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्यों टाइम खराब करें, डायरेक्ट लगाओ। दूसरा, अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल के साथ थीटा पे होगी। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे है तो उस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल के साथ थीटा पे होगी। अगर कोई लाइन, मैं किस लाइन की बात कर रहा हूं यहां देख लो भाई, अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा पे है तो इसकी परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकल के साथ थीटा पे है। ये दोनों चीजें स्टेटमेंट अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लो और सर्कल कर लो कि 3-4 बार पढ़ के याद हो जाए। क्या ये बात क्लियर? यस सर। यस सर। यहां देखो, जो क्वेश्चन आया था जो आपने भेजा था चैट में, उसमें क्या था कि एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, किसी इंस्टेंट पे उस बॉडी की वेलोसिटी मान लेते हैं यहां पे कहीं है v, और थोड़ी देर के बाद वो ऐसी जगह पहुंची, मतलब अगर ये रेडियस ऐसे ज्वाइन कर दूं और ये रेडियस ज्वाइन करूं तो यहां पे वेलोसिटी इधर, और ये एंगल दे रखा था 40 डिग्री का। यस सर। यही फिगर थी, और Yes, sir. पूछा गया था चेंज इन वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो भाई? चेंज इन वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है और ये इनिशियल वेलोसिटी है। पहले तो मैं आपसे पूछूं, क्या क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है? सर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा मगर वेलोसिटी चेंज हो रही है। हाँ, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से किसी एक को भी चेंज कर दो मतलब वेक्टर तो चेंज हो रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, और पूछा गया था चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी के लिए मुझे इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है वी वी। प्रॉब्लम थी इन दो वेक्टर्स के बीच के एंगल की। जरा समझो, ये वाली लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी, रेडियस के परपेंडिकुलर। यस सर। और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी। यस सर। इन दो लाइंस के बीच में एंगल 40 डिग्री, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल कितना? 40 डिग्री। तो क्यों कैलकुलेट करूं? एक बच्चे ने बहुत अच्छा कैलकुलेट करके भी दिखाया कि भाई 40 आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीका था, कोई गलत नहीं था, लेकिन उतना टाइम क्यों खराब करें हम? हमें पता है कि इन दो लाइंस के बीच में एंगल 40 डिग्री है, तो इन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उनके बीच में भी तो एंगल 40 डिग्री का होगा। यानी कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया? 40 डिग्री। अब मुझे एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों के मैग्नीट्यूड v और उनके बीच में एंगल 40 डिग्री, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा? फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2a साइन ऑफ थीटा बाय 2, याद है? बस लगा दो, यहां आ गया 2a की जगह पे v, साइन थीटा की जगह पे 40 डिग्री, तो 20 डिग्री। मिल गया आंसर। सर एक बार 40 फिर से बता दो कैसे आया। अभी मैंने आपको बताया कि दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा, तो उन दोनों की जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनमें भी एंगल थीटा ही होगा। यस सर। अभी लिखा है अपनी कॉपी में अब ये स्टेटमेंट। हाँ सर। तो वही चीज तो यहां आ रही है। अरे इन दो लाइंस के बीच में एंगल 40 डिग्री, यस सर। इसके परपेंडिकुलर ये और इसके परपेंडिकुलर ये,
तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? So 40 degrees. 40 डिग्री। क्या समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब फटाफट ये क्वेश्चन कर डालो जरा। per second southwest. ये मूव कर रही है वेस्ट में। अच्छा, पहले नॉर्थ में जा रही थी, वेस्ट में मूव कर दिया, तो ट्रेवल एट द सेम स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, क्या आंसर बता रहे हो बेटा? Sir, A. Option D. ऑप्शन डी। एक बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया है, बाकी क्या कह रहे हैं? सब बी। एक बच्चा बी कह रहा है, बाकी भी बता दो भाई जल्दी से। Sir, B. बी, सोहम का भी बी D. है, बी ज्यादा आ रहे हैं। नैतिक क्या कह रहे हैं? सर डी। डी। अच्छा, दीपशिका डी कह रही है। Sir, लवली? नैतिक B. नैतिक बी। अच्छा, 2 बी हो गए, 2 डी हो गए। लवली? B sir. बी के 3 हो गए भाई। जल्दी बताओ बाकी सारे बच्चे। आगरा सेंटर? Sir, सर B. B होगा। अब देखते हैं किसका ठीक है जरा। बी और डी में ही कंफ्यूजन हो रहा है। देखो भाई, पहले क्या कह रहा है? पहले तो डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे ही होता है। Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी जो है वो नॉर्थ की तरफ है। इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ की तरफ है, कितनी भाई? 20 की। दिस इज वी आई वेक्टर। आई स्टैंड फॉर इनिशियल, एफ स्टैंड फॉर फाइनल। फाइनल वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है, फाइनल इस तरफ है, वो भी 20 की। लेकिन निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करनी है। तो भाई देखो, फाइनल तो इधर है, इनिशियल ऊपर है, तो मैं माइनस इनिशियल बना लूं, Yes, sir. तभी तो ऐड करके मुझे चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। Yes, sir. तो डेल्टा वी तो आ रहा है इस तरफ, ये 20 का, ये 20 का, तो ये 20√2 आएगा। बिल्कुल ठीक है, 20√2 तो दे ही रखा है, लेकिन डायरेक्शन कौन सी आ रही है? ये वाली, साउथ वेस्ट। ऑप्शन डी सही है, बी गड़बड़ है। बी में तो आप ऐड कर रहे हो, इनको ऐड करोगे तो आएगा नॉर्थ वेस्ट। अरे वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है वो। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. रेडी कर दिया। आपने ऐड कर दिया तो इधर आ गया। अरे वो तो कह रहा है सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्शन तो इधर आ रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? No, No, sir. sir. अच्छा जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हमने 2D में थोड़ा काम कर लिया है, 3D में आ रहे हैं। 3D में अभी हमें ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए जो हम अभी ले रहे हैं। बाकी 3D के क्वेश्चंस फिजिक्स में कम आते हैं, लेकिन वेक्टर्स की फॉर्म में आई जे के तीनों होते हैं, तो वो क्या मतलब है उनको समझना है हमें। देखिए बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अब हम एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस में जा रहे हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने बना दिया एक क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो मेन डायगोनल है, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इस वर्टेक्स से जा रहा है, उसको मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। अब ये ए वेक्टर किसी एक एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन पे नहीं है, 3D में है। कह सकता हूं ऐसा मैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है, तो मैंने कुछ चीजें एज्यूम की। पहले तो नाम दे दिए इनके। यहां पे मैंने यहां से यहां तक की लेंथ डिफाइन की है ax, ये लेंथ डिफाइन की है ay, और ये डिफाइन की है az। ठीक, लेंथ डिफाइन कर दी। अब ध्यान से देखो, जब मुझे कोई एक वेक्टर डिफाइन करना है आई कैप, जे कैप, के कैप में, तो बहुत आसान तरीका होता है कि हम पॉलीगन लॉ यूज कर लें। पॉलीगन लॉ क्या कहता है कि पहला वेक्टर, उसके आगे दूसरा वेक्टर, उसके आगे तीसरा वेक्टर, उसके आगे चौथा, फिर पांचवा, लगाते जाओ। जब सारे लगा दिए तो पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा वो उन सबका सम आएगा। Yes, sir. ठीक, अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना इस चीज को।
कलर कौन सा लें, रेड देखते हैं। रेड आपको देखो नजर ना आए तुम्हें बता देना। ओरिजिन से अगर मैं इस पॉइंट तक जाऊं और मैं यहां एक वेक्टर डिफाइन करूं राइट डायरेक्शन में, यहां से यहां तक, क्या ये रेड कलर नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। इस वेक्टर को मैं कह सकता हूं कि ये ए एक्स आई कैप है। यस सर। ए एक्स मैग्नीट्यूड का एक्स डायरेक्शन में है, ठीक। फिर मैंने इसी के आगे एक वेक्टर यहां दिखा दिया ऊपर की तरफ, ये मैग्नीट्यूड मैंने डिफाइन किया ए वाई, तो इस वेक्टर को मैं कह सकता हूं ए वाई जे कैप। ये था ए एक्स आई कैप, ये ए वाई जे कैप, ठीक। अब यहां से मैं जेड एक्सिस के अलोंग जाऊं यहां पर, और ये डिस्टेंस मैंने माना है ए जेड, तो ये वेक्टर मैं क्या डिफाइन करूंगा भाई, ए जेड के कैप। सर ए जेड पूरा माना है जो उस एंड पॉइंट से नीचे तक, इस क्यूबॉइड की तीसरी साइड ए जेड है। क्यूबॉइड की 3 साइड है, एक साइड ए एक्स मान ली, एक ए वाई मान ली, तीसरी ए जेड मान ली। ये कर दिया। अब ध्यान से देख, मैंने ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक वेक्टर, उसके आगे दूसरा वेक्टर, उसके आगे तीसरा वेक्टर। इन 3 वेक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे यही ए वेक्टर मिल जाएगा पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर मिलेगा वो ए वेक्टर मिलेगा। मींस इन तीनों का सम वही ए वेक्टर है। इसको और अच्छा भाई, ये तो पिक्चर 2D में बनाई गई, थोड़ा सोचने में परेशानी हो सकती है। अपने अपने रूम्स को देखो जहां जहां आप बैठे हो, या मेरे रूम को समझ विजुलाइज कर लो। ये रूम भी एक क्यूबॉइड शेप में है। इधर वाला कॉर्नर जो है वो मैंने मान लिया ओरिजिन, इधर एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस, और बाहर की तरफ जो जा रही है वो जेड एक्सिस, ठीक। ओरिजिन से लेकर इस क्यूबॉइड का मेन डायगोनल उस कॉर्नर को ज्वाइन करूंगा, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से ज्वाइन करूंगा तो मेन डायगोनल बनेगा। मुझे ये वेक्टर डिफाइन करना है। मैंने इस रूम की डायमेंशंस मान ली, इस तरफ ए एक्स, इधर ए वाई और इधर ए जेड। तो मैं कह सकता हूं कि मैं इधर गया पहले ए एक्स आई कैप, यहां कॉर्नर पे आ गया, फिर ऊपर गया ए वाई जे कैप, फिर यहां से इधर गया ए जेड के कैप, पहुंच गया दूसरे एंड पर। तो ये जो वेक्टर मिला मुझे वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मिल गया। यस सर। वो वेक्टर आ गया मेरे पास। तो 3D में वेक्टर को कैसे विजुलाइज कर रहे हैं समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर ये जो ए एक्स ए वाई ए जेड है, इस पिक्चर को देख के आप कह सकते हो कि ए एक्स ए वाई ए जेड आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर? यस सर। हाँ बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। अब कुछ चीजें तो आपने पढ़ भी रखी हैं, मैं आपसे ही पूछूं। मान लो एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड ऐसा जिसकी डायमेंशंस हैं एल बी एच, जो नॉर्मली लेके चलते हो। उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? LBH। L/B/H। उस क्यूबॉइड के मेन डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? √L² + B² plus B + square H²। plus H square. इस क्यूबॉइड में मेन डायगोनल के अलोंग ये ए वेक्टर है। यस Yes, सर। sir. इस मेन वेक्टर की जो लेंथ है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। यस सर। Yes, sir। Yes, sir. इस क्यूबॉइड की डायमेंशंस ए एक्स ए वाई ए जेड की हैं, तो इसके मेन डायगोनल की लेंथ क्या आएगी? √AX² + AY² + AZ²। और ये जो लेंथ है मैं कह सकता हूं कि ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यस सर। Yes, sir. यानी कि कोई वेक्टर अगर मुझे आई जे के में दे रखा है, अरे उसका मैग्नीट्यूड तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। Yes, sir. यस सर। क्या ये बात क्लियर? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं कि वेक्टर अगर आई जे के में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, 3D में दे रखा है, मैग्नीट्यूड तो मैं बड़े आराम से निकाल लूंगा।
तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करो और पूरे का अंडर रूट कर दो, तो मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। अभी तक किसी को कुछ पूछना हो बेटा, कोई डाउट आ रहा है पूछ लो। गजेंद्र समझ में आ रहा है बेटा? कोमल, लवली, Yes, sir. गुड। कहीं कोई दिक्कत हो पूछ लेना बेटा। अब प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन को लेकर। 2D में तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन डिफाइन करना बहुत आसान था, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से बता दो, दूसरे से मिल जाएगी। कोऑर्डिनेट बता दिए इस तरफ है, हम पूरा विजुलाइज कर सकते हैं वो कहां पर है। लेकिन 3D में डायरेक्शन को कैसे दिखाएं, कौन सा एंगल दिखाएं? अगर मैं दो एक्सिस के साथ, सॉरी एक एक्सिस के साथ एंगल फिक्स भी कर दूं तो भी वेक्टर कुछ भी हो सकता है। मान लो, हाँ बेटा सॉलिड एंगल, क्या बेटा? सॉलिड। मैं अभी तक समझा नहीं, आप कुछ पूछ रहे थे या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल नहीं बेटा, सॉलिड एंगल तो एक्चुअल में 3D के किसी पोर्शन का एंगल होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। यहां तो हम प्लेन एंगल ही कहेंगे। ये एक लाइन का एंगल कभी 3D का नहीं होता, सॉलिड एंगल नहीं होता। सॉलिड एंगल एक सरफेस का होता है, एक सरफेस का पूरा सॉलिड एंगल जो बनता है। जैसे कोन लेते हो आप, आइसक्रीम का कोन होता है, उसके वर्टेक्स पे 3D में जो एंगल मिलेगा वो सॉलिड एंगल। उसे विजुलाइज करने में अभी टाइम है, थोड़ा फिजिक्स पहले पढ़ लें फिर सॉलिड एंगल पे जाएंगे कहीं। यहां देखो बेटा, अगर मैं मानूं मेरे पास 3 एक्सिस दिखानी है, एक पेन और चाहिए होगा यार। हाँ जी देखो बेटा, ये मैंने 3 एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, कुछ ऐसी होंगी। Yes, sir. मैं कहता हूं कि कोई वेक्टर है, अब वेक्टर किसे बनाऊं? चलो भाई एक पेपर ले लेते हैं। ये कोई वेक्टर है, ये वेक्टर का एंगल सपोज एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, तो कैसे होगा 30 डिग्री? जरा देखिए, यहां पे मैंने बनाया 30 डिग्री, यहां पे 30, तो वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री। लेकिन इधर के साथ 30 में जो है वो मैं ऐसे भी तो शो कर सकता हूं, इस तरफ 30, Yes, sir. एक्स एक्सिस का 30 इधर भी दिखा सकता हूं, इधर भी दिखा सकता हूं, इधर भी दिखा सकता हूं, इधर भी दिखा सकता हूं। अगर मैंने एक्स एक्सिस से 30 कहा, अभी तो आपने कहा वाई 60, अगर ये 30 इधर होता तो वाई के साथ तो 90 हो गया। यस सर। अगर मैं 30 इधर दिखाऊंगा तो वाई के साथ तो ज्यादा हो गया, इधर टेढ़ा दिखाऊंगा तो कुछ और एंगल आएगा। यानी कि किसी एक एक्सिस से मैं एक वेक्टर का एंगल फिक्स भी कर दूं तो भी वाई और जेड से उसके एंगल चेंज हो सकते हैं। यानी कि 3D में डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए मुझे कम से कम 2 एक्सिस के साथ तो एंगल चाहिए, तभी मैं बता सकता हूं कि वो वेक्टर एग्जैक्टली किस तरफ होगा। ठीक है, अब वो डिफाइन कैसे करें? तो 3D में डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं ये टर्म डायरेक्शनल कोसाइंस। अब एक नई चीज आ रही है जिसका यूज अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन वेक्टर टॉपिक कर रहे हैं तो खत्म करेंगे इसको भी, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं रिपीट भी कर दूंगा। ये आप जो बच्चों ने मैथ्स करना है वो मैथ्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें जरूरत थोड़ी बहुत फिजिक्स में पड़ती है, तो आइडिया होना चाहिए कि 3D में हम डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन से। अभी डायरेक्शन कोसाइन क्या है जरा उसको समझे। कोई वेक्टर मैंने ये दिखा दिया ऐसी क्यूबॉइड में 3D में है, इस वेक्टर का एंगल अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और जेड एक्सिस के साथ गामा है, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हें हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस।
कॉस अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, कॉस बीटा को स्मॉल एम से और कॉस गामा को स्मॉल एन से। एल एम एन ये इनके स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जिन्हें हमने नाम दिया है डायरेक्शन कोसाइंस। अगर हमें एल एम एन पता है, मींस हमें अल्फा बीटा गामा पता है, तो हम बता सकते हैं कि वो वेक्टर किस तरफ इंक्लाइंड होगा। यानी कि 3D में वेक्टर की डायरेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम ये 3 नई टर्म्स यूज कर रहे हैं, एल एम एन, जिनका कंबाइंड नाम है डायरेक्शन कोसाइंस। और ध्यान रखना फिक्स है, एल जो एक्स के अकॉर्डिंग बताएगा, एक्स के साथ डायरेक्शन बताएगा, एम वाई के साथ और एन जेड के साथ। क्या यहां तक क्लियर? यस सर। अब इनमें रिलेशन क्या है, मैं सिर्फ रिलेशन बता रहा हूं, प्रूफ वाला पार्ट मैथ्स में आएगा और आगे कहीं जरूरत पड़ी प्रूफ की तो मैं कर दूंगा। आपने रिलेशन ध्यान रखनी है, दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल होगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 के इक्वल आता है। बाकी ज्यादा प्रूफ वगैरह मैथ्स में जरूरत पड़ेगी, वहां देखना, हमें सिर्फ इस रिलेशन की जरूरत कभी कभी पड़ती है। क्या ये क्लियर? यस सर। चलो जी, अब यहां पर एक चीज और समझ लें, ये तो हमें समझ में आ गया कि ये 1 है, ठीक। अगर मैं कहता हूं कि कोई वेक्टर मुझे दे रखा है, ए वेक्टर, कोई भी नाम दे देते हैं इसको हम, ए एक्स जनरलाइज ही कर लेते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देता हूं तो और आसान हो जाएगा समझना आपके लिए। इनकी जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं, 2 3 5, ये कोई वेक्टर दे रखा है मुझे, ठीक। यहां पे अगर मैं इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है इसी डायरेक्शन में, तो क्या करना पड़ता है मुझे? किसी वेक्टर की ही डायरेक्शन में मुझे अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो मुझे क्या चेंज करना होता है? मैंने बताया था क्लास में, किसी ने पूछा भी था ये बात। किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो उसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मिल जाता है। यस सर। अब तुम रिवाइज नहीं करोगे तो बताओगे कैसे फिर? ये चीजें याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। अब मैंने क्या किया, इसका मैग्नीट्यूड देखा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इस केस में आएगा √4 + 9 + 25। कितना आ जाएगा भाई ये? 29 38 √38। मैंने इसमें से √38 कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 2/√38 आई कैप प्लस 3/√38 जे कैप प्लस 5/√38 के कैप। क्या ऐसा लिख सकता हूं इसको मैं? यस सर। अब अगर ध्यान से देखो तो अंदर जो आई कैप जे कैप के कैप के कंपोनेंट्स बचे हैं, इन तीनों के स्क्वायर्स का सम 1 आएगा। और ये जो चीजें होती हैं यही होती हैं डायरेक्शन कोसाइंस, LMN। यानी कि किसी वेक्टर्स के अगर डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, सिंपली उसका यूनिट वेक्टर देखो कौन सा है और उसके आई जे के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपको डायरेक्शन कोसाइंस दे देंगे। मींस ये वैल्यू इक्वल होगी कॉस अल्फा के 2/√38। जब मुझे कॉस अल्फा मिल गया तो मैं अल्फा कह सकता हूं कॉस इनवर्स 2/√38। यानी कि इस फॉर्म से मैं ये निकाल पा रहा हूं कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर है। यस सर। ऐसे ही अगर मैं निकालना चाहूं कि ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितने एंगल पे है,
अगर वो बीटा है तो वो cos इनवर्स 3/√38 होगा। यस सर। और z एक्सिस के साथ अगर एंगल गामा का है तो वो cos इनवर्स 5/√38 मिल जाएगा। यानी कि इस तरीके से हम किसी वेक्टर के एक्स वाई जेड के साथ उसके क्या एंगल्स हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. भाई 2D में तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से एंगल निकालना बहुत आसान था, डायग्राम बनाओ समझ में आ जाता है, tan थीटा यूज होता है, उसे फटाफट हम एंगल निकाल लेते हैं। 3D में वेक्टर्स का एंगल निकालना है विद एक्स वाई जेड एक्सिस, तो आप ये प्रोसेस यूज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? सर इसमें मैग्नीट्यूड लिखेंगे उस वेक्टर का और ये तीनों एक साथ डिफाइन करेंगे तब वो वेक्टर डिफाइन होगा। हाँ, अगर मुझे वेक्टर डिफाइन करना है इस फॉर्म में नहीं करना तो मैं क्या कहूंगा, भाई ये वेक्टर का एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है √38, उसका एक्स एक्सिस से एंगल है cos इनवर्स 2/√38, वाई एक्सिस से एंगल है cos इनवर्स 3/√38 और z एक्सिस से एंगल है cos इनवर्स ऑफ 5/√38। तब मैं उस वेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। ओके सर। 2D में तो आसान था, लेकिन 3D में ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। या फिर मैं ऐसा लिख दूं तो कंफर्म हो गया भाई कैसा वेक्टर है, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एग्जाम में पूछ ले वो कि भाई ये वेक्टर दे रखा है, इसका बताओ वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, तो मैं ये लिख सकता हूं आंसर। ठीक, इस प्रोसेस में कहीं कोई दिक्कत इस थ्योरी में? नो सर। ठीक, चलो जी, अब ये क्वेश्चन आप कर डालो। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस फटाफट निकालो। सर 13 आ रहा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो आ रहा है 13, चलो, और डायरेक्शन कोसाइंस? सर 3/√13। 3/13 रूट क्यों? अरे √169 को ही तो 13 Yes, लिखा sir. हमने। यस सर 3/13, 4/13 एंड 12/13। बिल्कुल, ये आंसर आ गया। क्या सबको क्लियर है ये आंसर? क्या सॉल्व करके दिखाने की जरूरत है? नो सर। भाई नो सर। प्रोसेस में एक आधा क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करा सकता हूं, लेकिन मेन प्रैक्टिस आपकी उन्हीं डीपीपी से होगी। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूं, डीपीपी कर लो कर लो कर लो, फायदे में रहोगे तो छोड़ना मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट पे आ जाओ, कर डालो क्वेश्चन फटाफट ये। एक बच्चे का C. आंसर सी मिल रहा है, 2 का सी मिल गया, यस सबका सी। बढ़िया, सबको क्लियर है ये चीज? आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ध्यान रखना है। किसी को दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में? आ जाओ जी, बढ़िया क्वेश्चन, देखें कितने बच्चे सोच पाएंगे। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल लॉजिक से भी हो सकता है और नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी हो सकता है, जो अब तक सिखाई गई हैं।
एक हैंड रेज हुआ था, फिर नीचे कर दिया। अभ्या का, अभय है, किसी के पास कोई आंसर इसका? बी, एक आंसर मुझे बी मिला है। सी, एक ने सी कहा है। बाकी भी बताएं भाई, बहुत सारे आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। सर बी, सर बी, सर बी, 3 बी, बी ज्यादा हो गए। कैसे किया जरा ये बताओ। आई कैप, जे कैप, के कैप से किया है? नो सर। फिर सर ए वेक्टर का मतलब इस पूरे के तीनों के मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए, 3a वेक्टर बाय 4 इनको ऐड कर दिया और उससे जो मैग्नीट्यूड आया उसके बाद सर डायग्रामेटिकली देख लिया कि डायरेक्शन कैसे आ रही है, तो सर वो बी के उसमें आ रही थी। देखो, एक तरीका तो है कि आप एज्यूम कर लो कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इन सबको इसकी फॉर्म में लिख लो और फिर उनको ऐड करके, इस पार्ट को ऐड करके आंसर निकालो। लंबा मेथड, आसान मेथड क्या है देखो भाई। बी वेक्टर की बात करूं तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3, तो बी वेक्टर बाय 3 का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यस सर। यानी कि ये वेक्टर जो है, ये तो बी वेक्टर दे रखा है, यानी कि ये वेक्टर इस तरफ होगा 1 मैग्नीट्यूड का। यस सर। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2, तो इसका मैग्नीट्यूड 1। यस सी सर। वेक्टर इधर है तो ये वेक्टर भी इधर ही होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड 1। ठीक, इसकी बात करूं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, यानी कि राइट डायरेक्शन में 3। इन तीनों को तो ऐड करना है हमें। अब ये देखो, ये 1 1 और एंगल 120, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर आ जाएगा 1 का ही, इस 3 के अपोजिट, और इस 3 और 1 का रिजल्टेंट राइट में आ जाएगा 2 का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो गया। मैं इससे भी कर सकता था लेकिन लंबा पड़ जाता। मुझे पहले तीनों वेक्टर्स को आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में रखता, फिर मैं यहां पुट करता, सिंप्लीफाई करता, तो आंसर मुझे मिलता 2i कैप। तो मुझे समझ में आया था कि ये आंसर है। लेकिन इतना लंबा क्यों करें जब हम सिंप्लीफाई नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन सबको क्लियर? यस सर। चलो जी, एक और कर डालो फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर चाहिए। बी, यस सर बी, बी क्या सर बी आ रहा, बी, और भी कोई बता रहा था? सी भी बता रहा था कोई? देख लेते हैं भाई। हमें निकालना है a माइनस 2b प्लस 3c, तो a तो है 2i प्लस j माइनस 2 टाइम्स b 3j माइनस k प्लस 3 टाइम्स c 6i माइनस 2k। तो पहले i को देख लेते हैं। i यहां है 18 प्लस 2 20, 20i, j यहां, तो 1 यहां पे और माइनस 6, तो माइनस 5j, k इधर है प्लस 2 का और माइनस 6 का, तो माइनस 4k। बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन मिल रहा है। आसान था बिल्कुल। हाँ जी, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने आपको बताए थे। आंसर बताओ इसका, 5 सेकंड।
इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, किसने था बी आंसर। इसे कर डालो। ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। देख लो, आपको निकालना है पी क्यू वेक्टर, जो ओ क्यू माइनस ओपी के बराबर होगा। ऐड क्यों कर रहे हो फिर? C. 3 minus 2 1 i cap, 4 minus 3 1 j cap, 5 minus 5 0 k cap। तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन आ गया। Yes, sir. याद रखेंगे ये चीजें बेटा, इनकी जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में। आ जाओ भाई फटाफट, अच्छा क्वेश्चन। चलो ये मैं कर रहा हूं, डीपीपी करना, उससे प्रैक्टिस करना, जब समझ लो क्या है। फार्म हाउस है ये वाला, ए बी सी डी, रेक्टेंगल की शेप में है, साइड्स आर पैरेलल टू चूज एन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर 53 डिग्री पे है और लेंथ इसकी है 125 की। सी का पोजीशन वेक्टर है 100 मैग्नीट्यूड का और एंगल 37 डिग्री। ठीक, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है। लिखा हुआ फाइंड द लेंथ ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड इन मीटर, मींस इसका पेरीमीटर निकालना है। ध्यान से देखो, मैं ए वेक्टर को लेके चलूं तो ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट ये आएगा 125, कितना 125 cos 53, cos 53 होता है 3/5, तो 25 3 75 मीटर। ठीक, और इसका y कंपोनेंट मींस ये वाली लेंथ ये आएगी 125 sin 53, sin 53 4/5 यानी कि 100। Yes, sir. ऐसे ही दूसरे वेक्टर को भी रिजॉल्व करो। ये दे रखा है 100 cos 37, ये लेंथ होगी। cos 37 होता है 4/5, 100 इंटू 4/5 कितना हो गया भाई 80। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मींस ये वाली लेंथ, ये वाला कंपोनेंट जो आएगा कितना आएगा 100 sin 37 60। देखो भाई ये 80 ये 75, तो ये लेंथ आ गई 5 मीटर। ये 100 ये 60, तो ये लेंथ आ गई 40 मीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया 200 sorry 40 + 5 का डबल Yes, sir. 90 मीटर। आंसर आ गया। सोच सकते हो ऐसे क्वेश्चंस। Yes, sir. Yes, sir. आई कैप जे कैप में लिख लेते तो भी हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, आई कैप जे कैप से कैसे करते, मैं लिखता ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर आता 75 आई कैप प्लस 100 जे कैप। ओ सी वेक्टर ये आता 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। फिर मैं निकालता एसी वेक्टर। एसी वेक्टर मतलब दिस माइनस दिस, 5 आई कैप माइनस 40 जे कैप। ध्यान से देखो, एसी वेक्टर का मतलब ये वाला वेक्टर है। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ रहा है 5, यानी कि एक्स कंपोनेंट 5 और वाई कंपोनेंट नीचे की तरफ 40, 5 40 निकल गया पेरीमीटर। ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब तक हमने खत्म कर लिया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स की हेल्प से एडिशन, रिजल्टेंट जीरो की कंडीशन, उनको हमने यूज किया है। 3D में डायरेक्शन, कोसाइंस और उसका मैग्नीट्यूड निकालने का एक बहुत बेसिक सा मेथड सीखा है।
नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे होगा, टेस्ट में कितना वेक्टर आएगा, जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है सिलेबस में? सर सिलेबस में तो सब चैप्टर नेम है, लेकिन वो टेस्ट कब है? संडे 24 संडे को है, इस संडे को। सर 24 जुलाई को है। 24 17 को है। डाउट है, मुझे देखना पड़ेगा, मैं कल बताऊंगा आपको। कल भी क्लास है ना? कल कंफर्म करता हूं, नहीं तो मैं उसमें ग्रुप में डाल दूंगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में फिर। बाय बेटा, जय हिंद बेटा। अब क्या आप तो बंदे को